ओके सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना दैट इज़ मेंस की रिकरिंग या फिर कहे तो जो थीम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी हैं इन द लास्ट 10 ईयर इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज GS2 मेंस में स्पेशली पॉलिटी से रिगार्डिंग, तो हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी अगर मैं एक ब्रॉड टॉपिक बताऊं तो दिस इज़ अंडर द टॉपिक जुडिशरी। अब हम शुरू करेंगे जो हमारी फर्दर क्वेश्चंस या थीम्स आएंगी, तो इस टॉपिक जुडिशरी के अंडर है, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जुडिशरी से रिगार्डिंग क्या चीज़ें हमें पढ़नी है एंड अच्छे से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और कुछ चीज़ें जो रटनी है उनको रटते हुए भी चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली थीम है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। जुडिशरी के साथ एग्जीक्यूटिव के कैसे संबंध हैं एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, कि जो हमारी जुडिशरी है वो कितनी इंडिपेंडेंट है, उससे रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। बैकग्राउंड अगर हम देखें थोड़ा सा, तो आपको पता है बिफोर 1993 की जो जजेस हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट की, वो अपॉइंट किए जाते थे प्रेसिडेंट के, मतलब आज भी प्रेसिडेंट करते हैं बट तब प्रेसिडेंट करते थे कंसल्ट करके विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 1993 से पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो कौन करा था? प्रेसिडेंट। और किसको कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन उसके बाद 1993 में होता है सेकंड जजेस केस, और वहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इवॉल्व होता है, जो कहता है कि जजेस ही आपस में जजेस को अपॉइंट करेंगे, जिससे कि क्या होगा? जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउएवर क्रिटिसिज्म ग्रू दैट द सिस्टम वॉज ओपेक, एलाइटिस्ट एंड अकाउंटेबल। लेकिन विथ टाइम इस जो सिस्टम है, इस कॉलेजियन सिस्टम का क्रिटिसिज्म आता है कि जो सिस्टम है अपने आप में ओपेक है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज चूज़ किया है, किस बेसिस पे हाई कोर्ट का जो है जज को चूज़ किया है, उसकी कोई भी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं दी है। एलाइटिस्ट के मतलब क्या है कि दैट मीन्स इसमें नेपोटिज्म होता है। कोई भी अगर वो एलाइट फैमिली से हैं जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा, ताऊ, भतीजा, इस तरीके से अगर कभी भी जुडिशरी में है, तो वो उन्हीं फैमिली को फिर इस तरीके से फेवरेटिज्म वहाँ पे होता है कि उनको प्रेफर करते हैं। एंड अनअकाउंटेबल, और किसी को जवाब नहीं दिया जा रहा है। टू रिफॉर्म इट, और इसी को बदलने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है? 2014 में एक NJAC करके एक्ट को पास करती है एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है। NJAC क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है हमारे 2014 में। इसके तहत मतलब एक कमीशन बनाने की बात की जाती है कि ये कमीशन क्या करेगा? इस कमीशन के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट होगा जजेस का, सो दैट ट्रांसपेरेंसी आए, सो दैट फेयरनेस आए ज़्यादा एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ठीक है। अब क्या एसेंशियल्स हैं, मतलब एक अच्छे से पढ़ लेते हैं कि NJAC एक्ट था क्या। तो ये कहता है कि अब इसमें NJAC एक्ट में कंपोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन लॉ मिनिस्टर होगा, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिसको एक कमेटी के थ्रू चूज़ किया जाएगा, कमेटी ऑफ PM, CJI एंड लीडर फॉर पोजीशन, ठीक है। तो ये बता रहा था कि NJAC में होगा कौन कौन इस कमीशन में, और फिर वो फर्दर अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस का। तो कौन कौन होगा? CJI, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स, जो कि कौन चूज़ करेगा जिनको? बाय द कमेटी ऑफ PM, CJI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। नाउ अब इसका पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस यही था कि रिप्लेस कर दिया जाए कॉलेजियम सिस्टम को और विद अ मोर ब्रॉड बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जिससे कि हम ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ला सकें। इंक्लूड एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। इसमें हमने क्या करा कि एग्जीक्यूटिव को भी एंड सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन को भी हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट में लेके आ गए इस प्रोसेस में। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है इसी केस पे। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन करके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 5 जजेस की जो है बेंच बनती है और 4/1 से मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। और वो कहते हैं, जो कोर्ट क्या करती है कि वो क्या कर देती है? स्ट्राइक डाउन कर देती है NJAC एक्ट को एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एज, क्योंकि वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वॉइड है, ऐसा वो कहती है। अब इसके रीजंस क्या थे? रीज़न भी देती है। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये वॉयलेशन कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, जो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर एग्जीक्यूट पार्टिसिपेट करेगा लॉ मिनिस्टर, एमिनेंट पर्सन, तो उससे हो सकता है कि जो इम्पार्शलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस ना हो पाए, न्यूट्रल होकर काम नहीं कर पाए। दूसरा है ये थ्रेट टू द सेपरेशन ऑफ पावर है। NJAC ने ब्लर कर दी है जो लाइन थी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का क्या काम?
अपसेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, तो इससे क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही एमिनेंट पर्सन क्लॉज एम्बिग्विटी, कहते जो एमिनेंट पर्सन का क्लॉज है ना, ये अपने आप में कैसा वेग है, एम्बिग्विटी है इसके अंदर। एम्बिग्विटी का मतलब है जिसमें क्लैरिटी ना हो, जिनकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो एक तरीके से क्लैरिटी लैक करता है एंड कुड अलाउ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इस पर पड़ सकता है। और वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है अगर वो डैमेज करेगी बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो वो इनवैलिड हो ही जाएगी। तो मोटे मोटे तीन उन्होंने बताए कि सबसे पहला है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा है, तीसरा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक तरीके से खतरे में है, एंड चौथा जो ये यहाँ पे एम्बिग्विटी है एमिनेंट पर्सन को लेके। इस तरीके से इन्होंने कुछ रीजंस दिए, इसलिए इन्होंने स्ट्रक्टाइन कर दिया इस अमेंडमेंट को। नाउ ठीक है, नाउ अब इस इम्पैक्ट क्या पड़ा इस जजमेंट का, देखिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े, कहीं ना कहीं रीअफर्म हुआ सुप्रीम कोर्ट का रोल एज अ गार्जियन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है कि वो हाँ गार्जियन है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का, तो वो उन्होंने अच्छे से फुलफिल किया। और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई और ज़्यादा बेटर हुई। इसने इंश्योर करा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो रिमेन फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, को जो जुडिशियल की अपॉइंटमेंट है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, उस पर किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ और बाइसनेस नहीं हुई, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव भी है इस चीज़ के एस्पेक्ट। जो जजमेंट है इसने रिवाइव मतलब और ज़्यादा सपोर्ट करा ओपेक कॉलेजियम सिस्टम को। ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप आर पार कुछ नहीं देख सकते, राइट। तो यहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम में हम आर पार नहीं देख सकते कि कोई अगर जज को रिकमेंड करा है कॉलेजियम ने तो वो क्यों किया है, विच स्टिल लैक्स अकाउंटेबिलिटी, तो वो जो क्यों है आप उससे नहीं पूछ पाओगे क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्रिटिक्स आर्ग्यू जुडिशरी बिकम सेल्फ अपॉइंटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जुडिशरी अपने आप को ही रेगुलेट कर रही है, अपने आप को ही अपॉइंट कर रही है, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, तो ये तो चेक एंड बैलेंस के अगेंस्ट चला गया, राइट। रिफॉर्म डिमांड्स रिमेन, अभी भी जो रिफॉर्म की डिमांड्स है वो रहती हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें रिकॉर्ड ऑफ रीज़न चाहिए किसी जज को क्यों लिया और किसी जज को उन्होंने क्यों रिकमेंड नहीं किया, एंड वाइडर कंसल्टेशन, और सिर्फ 4 ही लोग इसमें कंसल्टेशन क्यों देंगे, वाइडर कंसल्टेशन क्यों नहीं होगा। तो इससे रिगार्डिंग जो है रिफॉर्म हमारे उठते रहते हैं। नाउ आफ्टर मैथ एंड रिफॉर्म सजेस्ट, अब उसके बाद क्या हुआ, सो कोर्ट लेटर आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म द कॉलेजियम सिस्टम, कोर्ट ने ये बोला कि आप एक काम करो, कॉलेजियम सिस्टम में ही कुछ बदलाव करने की कोशिश करो, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम ही रहेगा ना, एनजेएसी तो नहीं रह पाएगा, लेकिन आप क्या करो कि इसी में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करो। कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म द कॉलेजियम सिस्टम, एग्जाम्पल मेकिंग इट मोर ट्रांसपेरेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ। गवर्नमेंट रिलीज़ करती है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ड्राफ्ट, जिस पे आज तक भी डिबेट होती रहती है। सिविल सोसाइटी भी ये डिमांड करती है कि हमें इंडिपेंडेंस तो रखनी है जुडिशरी की, सो दैट एग्जीक्यूटिव उस पर भारी ना पड़े और जो चीज़ें हैं वो जस्टिस भी मेंटेन करना है, ठीक है, वरना वो पॉलिटिकली बाइज्ड हो सकती है, इम्पार्शियल हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को भी हमें क्या है मेंटेन करना है, फिक्स करना है, तो इनके बीच में बैलेंस हमें ज़रूरी है अभी भी। अब ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस अगर इसके देखिए, ब्रॉडर इम्पैक्ट, तो फेडरल बैलेंस देखिए स्ट्रेंथन, इससे देखिए कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो रोल है वो तो स्ट्रेंथन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल स्प्रेड को। जुडिशियल रिव्यू, इसने एजर्ट करा कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू रिव्यू इवन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसने ये बताया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को भी रिव्यू कर सकती है, स्ट्रक डाउन कर सकती है अगर कोई गलत एक्ट होगा तो। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, रीन्यू डिबेट ओवर हाउ टू मेक जुडिशरी मोर ओपन वाइल कीपिंग इट फ्री, तो इस चीज़ पे एक क्वेश्चन उठना शुरू करा कि हमें फ्री तो रखना है जुडिशरी को, लेकिन हमें उसको ओपन भी तो रखना है, ट्रांसपेरेंट भी तो रखना है, ठीक है। नाउ सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एनजीसी ट्राई टू मेक जुडिशियल अपॉइंटमेंट मोर ट्रांसपेरेंट बाय इन्वॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव, कि हमने क्या करा, एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व करके उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी। बट द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन टू प्रोटेक्ट द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक इट डाउन, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, वाइल इट सेव द बेसिक स्ट्रक्चर, अब उससे बेसिक स्ट्रक्चर तो बच गया, लेकिन जो डिबेट है वो दोबारा से रिवाइव हो गई अकाउंटेबिलिटी पे एंड ट्रांसपेरेंसी पे इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, राइट। एक इंपॉर्टेंट थीम है, इस पर 2025 में भी दोबारा से क्वेश्चन आया था, तो दैट इज़ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट थीम। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थीम इज द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, ट्रिब्यूनल्स पे भी काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
जुरिसडिक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन जुडिशरी। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड, थोड़ा सा ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स हैं क्या, क्यों हैं, कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं जो सेटअप की गई हैं सो दैट स्पीडी एंड स्पेशलाइज्ड जस्टिस दिया जाए कुछ स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि टैक्सेशन, इन्वायरमेंट, सर्विस मैटर्स एक्सेट्रा। इनका मेन जो एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि हम कैसे भी करके जो बर्डन है ऑर्डिनरी कोर्ट्स पे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोर्ट्स पे केसेस पेंडिंग है, उनकी उस बर्डन को कम कर सकें एंड इंश्योर कर सकें कि जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस मैटर में। हाउएवर दे हैव ऑफन बीन क्रिटिसाइज, लेकिन फिर भी इस चीज़ के ऊपर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है फॉर कर्टेलिंग द जुरिसडिक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। ऐसा बोला जाता है, मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कर्टेल करी है जुरिसडिक्शन, मतलब कम कर दी है जो पावर है और जो इंडिपेंडेंस है रेगुलर कोर्ट्स की। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सबसे पहले बता देती हूँ कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। पार्ट 14A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम इनको लेके आए थे, तो प्लीज़ ये भी ध्यान रखना कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए हैं। इसने इस अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करा 14A पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस, जिसमें 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करें, 323A एंड 323B। 323A जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर सर्विस मैटर्स, एंड जो बाकी जो बी के तहत है वो सारे ट्रिब्यूनल्स है जो किसी और अदर मैटर पे है अदर देन अ सर्विस मैटर, जैसे कि टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हमें स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराना है, बर्डन जो है रेगुलर जुडिशरी पे उसको कम करना है। अब टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स देख लेते हैं। देखिए एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सिंपल सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनसे रिगार्डिंग डील करते हैं। फाइनेंस ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो पैसे वाले हैं ना, जैसे एग्जाम्पल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिशन ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, एग्जाम्पल NCLT है ना, नेशनल कंज्यूमर फोरम, ऐसा कुछ याद करो। चलिए, क्या ट्रिब्यूनल्स ने सच में जो है जुडिशरी की पावर को, या कहें तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स की पावर को कर्टेल कर दिया, कम कर दिया क्या? अब कुछ चीज़ें फेवर मिलेंगी, कुछ अगेंस्ट मिलेंगी। यस, हाँ किया है। कैसे किया है? देखिए एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, कुछ सर्टेन मैटर्स में जैसे कि सर्विस डिस्प्यूट है, टैक्स है, ट्रिब्यूनल्स को हमने रिप्लेस कराया हाई कोर्ट एज अ फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब आप सीधा जाके इन ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो और उसके बाद जो अपील है वो आपकी कहाँ लाई करती है, दैट इज सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन तो उनको दिया है। दूसरा है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 323A इनिशियली बेयर्ड हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन चैलेंज लेटर। मतलब क्या है कि इन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जो भी जजमेंट ये दे दे। बाद में खैर इसको चैलेंज करा गया। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इनकी अपॉइंटमेंट में भी एंड इनकी सर्विस कंडीशंस में भी इनके मेंबर्स की, एंड वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को कम करते हैं। जो एक जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ क्या होना चाहिए था, सेपरेशन होना चाहिए पावर का, तो वो उसके अगेंस्ट है। पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है, ट्रिब्यूनल्स एक तरीके से क्या है, पैरेलल कोर्ट का सिस्टम का काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्मिटी है उसको वीकन कर रही है। तो क्या पावर को कम किया? यस, पावर को कम किया है, लेकिन जुडिशियल स्टैंड ऑन ट्रिब्यूनल्स। अब जुडिशरी या कहें तो कुछ की जजमेंट्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन्होंने क्या जजमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि बहुत सारे केसेस हैं यार, इतने सारे तो याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मद्रास बार एसोसिएशन है, इन्होंने बोला है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, इवन ट्रिब्यूनल्स में भी, उनके अपॉइंटमेंट में, उनके टेन्योर में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो जैसे कि एल चंद्र कुमार केस हुआ, जिसने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है हाई कोर्ट की एंड सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारी कैन नॉट एक्सक्लूड नहीं की जा सकती, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो होगा। तो एल चंद्र कुमार क्या कह रहा है कि जो भी जजमेंट ट्रिब्यूनल देगा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, एंड मद्रास बार एसोसिएशन क्या कह रहा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स में वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मद्रास बार ने क्या बोला कि इनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखो, एंड एल चंद्र कुमार केस ने क्या बोला है कि हमें इनके जजमेंट्स पे भी जुडिशियल रिव्यू करना है। 2 याद रख लो, बहुत है, मोर देन इनफ। इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, जो ये केसेस है ना, इनकी एक लिस्ट बना लेंगे, है
इनको दो दो केस करके हर एक मैटर से हमें थोड़ा सा हमारे पास होना चाहिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख लेते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या इनके अंदर इतनी क्षमता है। सबसे पहले वैलिड देख लेते हैं, तो ये वैलिड तो है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में इटसेल्फ प्रोवाइड है इनके क्रिएशन के बारे में। जुडिशरी ने भी एल चंद्र कुमार में ये बोला है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। हाँ, उन पर जुडिशियल रिव्यू होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ऐसा जुडिशरी भी मानती है। दे हेल्प इन स्पेशलाइज्ड एंड फास्टर जस्टिस। इनका देखो ये कहीं ना कहीं मदद तो कर रहे हैं कि आपकी जो है स्पेशलाइज्ड एंड फास्टर जस्टिस मिले, एंड जो रेगुलर कोर्ट्स का काम है वो एक तरीके से उनको रिलीफ मिले, राइट। कंसर्न और लिमिटेशंस क्या है, देखिए सबसे पहला है लैक ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वही इनकी सिलेक्शन कराता है, वही इनकी जो कंडीशंस है, सर्विस कंडीशंस है, वो सब कुछ डिफाइन करता है। दूसरा, इनका टेन्योर भी छोटा होता है एंड सर्विस कंडीशंस भी एक तरीके से लिमिटेड है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, बहुत बार काफ़ी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ठीक है, एक ही चीज़ से रिगार्डिंग, जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे देयर इज़ अ नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड देयर इज़ ऑल्सो नेशनल कंज्यूमर फोरम, है ना। दोनों में एक तरीके से एक ही जैसा काम हो रहा है, तो क्या रहा है मल्टीप्लिसिटी, जिससे क्या हो रहा है ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन हो रहा है। कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर इनका नहीं है, वो डिफरेंट रूल्स फॉलो करते हैं डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के लिए। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डिले होती रहती है, फेल टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट थी, जो उम्मीद थी, वो नहीं पूरी कर पाए। और भी हम लिख सकते हैं जैसे कि दीज आर नोन एज ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन फिर भी अगर इनसे जाके आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे तो जिनका रियल पर्पस था, स्पीडी जस्टिस का रियल पर्पस था कि जुडिशरी पे बर्डन आए, वो खत्म हो चुका है, वो नहीं फुलफिल हो पाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं है, इसकी बुराइयाँ लिख ली हैं अंत में कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, टेन्योर लिमिटेड है, सर्विस कंडीशंस लिमिटेड है, मल्टीप्लिसिटी से डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग हो रहा है, कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिले होता रहता है, और पैसों की रिसोर्स के कॉन्स्टेंट तो आप हर किसी में लिख सकते हो। अब वे फॉरवर्ड कुछ रिफॉर्म्स देख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, इंडिपेंडेंस नहीं है तो इंडिपेंडेंस दे रहे हो तो इंश्योर द इंडिपेंडेंस। अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बना लो इसके लिए, नॉट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कंप्लीटली उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ना करें। यूनिफॉर्म रखो टेन्योर को, इन सर्विस कंडीशंस को लॉन्गर रखो थोड़ा सा, जिससे कि स्टेबल टेन्योर हो मेंबर्स के लिए, तो इससे क्या होगी कि फेयरनेस आएगी। उनको चिंता नहीं है ना, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उनको उनकी जगह से कोई हटा नहीं सकता है, तो वो ज़्यादा फेयर होकर काम करेंगे, राइट। स्ट्रेंथन करो जुडिशियल रिव्यू को, हाई कोर्ट को कंटिन्यू क्या करें, हाई कोर्ट का कंटिन्यूसली क्या करें, सुपरवाइज करें, एक सुपरवाइजरी रोल अपना निभाएं। कंसोलिडेशन, मर्ज ओवरलैपिंग ट्रिब्यूनल्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन। मर्ज कर दो जो हमारे क्या है ओवरलैपिंग ट्रिब्यूनल्स हैं उनको, सो दैट डुप्लीकेशन ना हो, है ना, टाइम वेस्ट ना हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है पब्लिश करो, इनकी भी एनुअल रिपोर्ट आनी चाहिए, केस स्टैटिस्टिक्स, और एक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए लोगों को, सो दैट ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी है। तो ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इंश्योर करो इंडिपेंडेंस, यूनिफॉर्म टेन्योर रखो, सर्विस कंडीशंस को लॉन्गर रखो, स्ट्रेंथन करो जुडिशियल रिव्यू को, कंसोलिडेट करो सो दैट डुप्लीकेशन ना हो, एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाओ। नाउ अगर कंक्लूड करूँ तो ट्रिब्यूनल्स क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मैकेनिज्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद वैलिड कर रहा है बिकॉज उनके पार्ट 14 में मेंशन है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड जस्टिस आए, बट देयर कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस मस्ट अलाइन विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। लेकिन वो कितने कॉम्पिटेंस है, मतलब वो उस काम को करने की क्षमता है कि नहीं, एंड इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना ये भी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट हम अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ अलाइन कर सकें। इंस्टेड ऑफ curtailing the role of court, tribunals should complement them by ensuring speedy, expert and fair justice while remaining subject to judicial oversight. इंस्टेड ऑफ कर्टेल, हमें कर्टेल नहीं करना है, हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि हम कैसे कोर्ट के रोल को कम कर दें, बट हमें चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कराना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें हेल्प करे, ट्रिब्यूनल्स कर्टेल ना करे, कॉम्प्लीमेंट करे, है ना, अच्छा कीवर्ड है ये, जिससे स्पीडी एक्सपर्ट वाला फेयर जस्टिस मिल सके। नाउ द नेक्स्ट थीम इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड इट्स रोल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी। तो मिलता जुलता ही पिछली थीम से है हमारा, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम पढ़ के आए, तो उसके ही कैट वाला जो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल was established under Article 323A of the Constitution through the Administrative Tribunals Act 1985। ठीक है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, और किस आर्टिकल में आता है ये 323A, और किस एक्ट के थ्रू, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट।
नाउ इसको हमने सेटअप किया सो दैट हम स्पीडी एंड स्पेशलाइज्ड जस्टिस प्रोवाइड कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सर्विस रिलेटेड मैटर्स में। इसने कहीं ना कहीं जो बर्डन है हाई कोर्ट पे उसको कम किया, साथ में कोस्ट इफेक्टिव ग्रेवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी। नाउ कंपोजिशन के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, हेडक्वार्टर वही न्यू दिल्ली, ठीक है। और उसके काफ़ी ब्रांचेस भी हैं अक्रॉस द इंडिया। मेंबर्स की बात करूँ तो एक चेयरमैन होता है जिसका एक जुडिशियल बैकग्राउंड होता है, बाकी जुडिशियल मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स दोनों टाइप के इसमें मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट इनकी प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के साथ ही इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। जुरिसडिक्शन एंड पावर, डील विद सर्विस मैटर, ये जनरली इनकी जुरिसडिक्शन क्या है, पावर क्या है, तो ये सर्विस मैटर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ एंड यूनियन टेरिटरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ही डील करते हैं। ये हियर कर सकते हैं केसेस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सीनियरिटी एंड जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है उस सब के केसेस को हियर करते हैं। कैट के पास पावर होती है जैसे कि सिविल कोर्ट की, जैसे कि वो सम्मन कर सकते हैं विटनेस को, सम्मन का मतलब है बुलाना, इकट्ठा करना, एग्जामाइन कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड अटेंडेंस को भी इन्फोर्स करा सकते हैं, मतलब आपको कंपलसरी आना ही आना पड़ेगा तो ये भी इन्फोर्स कर सकते हैं। इट्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग एंड कैन बी चैलेंज ओनली इन हाई कोर्ट, इसके जो ऑर्डर्स हैं वो बाइंडिंग हैं एंड आप इनको चैलेंज कर सकते हो ओनली इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आप इनको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के। नाउ कैट एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी कैसे है, देखिए हम इसको क्यों इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मान रहे हैं। सबसे पहले इसका जो नेचर है वो कैसा है, क्वासी जुडिशियल है। इसके पास जुडिशियल पावर है जो कि एक सिमिलर है कोर्ट फॉर सर्विस मैटर्स रिलेटेड। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, दो इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश इसको गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू, लेकिन जो कैट है वो फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस को लेने में। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो उसका चेयरमैन होता है वो कौन होता है, जो जुडिशियल बैकग्राउंड का पर्सन होता है। साथ में अपॉइंटमेंट भी किस तरीके से की जा रही है, वाइल कंसल्टिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, हमने देखा था। जुडिशियल प्रोटेक्शन, इसके जो मेंबर्स हैं ये एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी, इनके पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है एंड प्रोटेक्शन होती है आर्बिटरी रिमूवल से, मतलब कोई भी मन मर्जी से इनको रिमूव नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू पावर, इट कैन एग्जामाइन द लीगलिटी एंड द फेयरनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स सर्विस राइट्स। साथ में इनडायरेक्टली इनके पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। कैसे, ये चाहे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर गलत कोई लेता है तो उसको ये क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं प्रॉपरली। रिकॉग्निशन बाय जुडिशरी, इनको जुडिशरी ने भी रिकॉग्नाइज करा है, मैंने बताया एल चंद्रा केस में कैट को मतलब जुडिशरी भी इनको ऐसा मानती है कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सो क्यों इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, क्योंकि क्वासी जुडिशियल है, पावर है कोर्ट की जैसी, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जुडिशियल प्रोटेक्शन है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की वजह से, जुडिशियल पावर की रिव्यू की पावर उनके पास, एंड रिकॉग्निशन बाय जुडिशरी, दैट मीन्स ठीक है। तो एल चंद्र केस में जुडिशरी ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। नाउ क्या चैलेंजेस हैं या क्या कंसर्न्स हैं इससे रिगार्डिंग। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन अपॉइंटमेंट्स। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनका ही रोल है मेन सेलेक्ट करने में मेंबर्स, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है उनकी इंडिपेंडेंस पे। दूसरा लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग की, तो आप कहीं भी लिख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की, स्टाफिंग की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। लिमिटेड पावर्स हैं इनके पास, कैन नॉट डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पेरेंट लॉ, कि लॉ अपने आप में वैलिड है नहीं, इस चीज़ को ये डिफाइन नहीं कर पाती है, जस्ट उस लॉ के तहत एक्शन वैलिड है या नहीं इसी चीज़ तक सीमित रहती है। तो ये भी इनकी अपनी क्या है, एक बुराई है। फ्रीक्वेंट डिलेज आते हैं केस डिस्पोजल में, साथ में अगर केस डिस्पोज हो भी जाता है तो फिर बाद में इसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दिया जाता है। तो जो बेसिक फीचर था, जो बेसिक पर्पस था स्पीडी जस्टिस का, है ना, जो बर्डन को कम करने का मेन पर्पस था इनको लाने का, वही अपने आप पे ख़त्म हो जाता है। नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स अक्रॉस बेंचेस, हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है। नाउ जुडिशियल सेफगार्ड्स क्या है, एल चंद्र कुमार केस ने वही बोला कि ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यूज़ पे होगा ही होगा, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंश्योर करते हैं कि स्पीडी स्पेशलाइज्ड जस्टिस मिले, लैक्स ऑफ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं
प्रेशर जो है हाई कोर्ट पे उसको कम करते हैं, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस लाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक ब्रिज का काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी के बीच में, और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं सर्विस मैटर्स में। और ज़्यादा मैं कह सकती हूँ एक टेक्निकल जो नॉलेज चाहिए होती है उसके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं, स्पीडी देते हैं, है ना, जल्दी देते हैं, स्पेशलाइज जस्टिस देते हैं, वही मैंने बताया, एफिशिएंसी, अकाउंटेबल रहते हैं ज़्यादा। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, इंश्योर इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को भी क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड जो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड कर रहे हैं, बिकॉज अगर स्पीडी जस्टिस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो उनका थ्रू अ सेपरेट जुडिशियल कमीशन। पिछले बार में हमने यही बात करी थी। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ की स्ट्रेंथ को बेटर करना चाहिए, यूनिफॉर्म रूल्स ला सकते हैं, ट्रेनिंग ला सकते हैं, डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कैट एंड हाई कोर्ट फॉर स्मूदर अपील प्रोसेस। साथ में कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं कैट का कोर्ट के साथ, सुधर जो है स्मूदर तरीके से काम हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कैट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेवियंस फोरम। जो कैट है वो इवॉल्व हुआ है एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेवियंस फोरम से एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, जिससे फेयरनेस, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है पब्लिक सर्विस में, प्रोवाइडेड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज फुली प्रोटेक्टेड। नाउ नेक्स्ट थीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। आज तक एक ही बार इस तरीके से क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब मेन क्या है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, साथ में जुडिशरी ने किस तरीके से अपना रोल निभाया है। क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक पार्ट बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, एंड नॉट जस्ट अ पॉलिसी इशू। यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द जुडिशरी जो है किस तरीके से जुडिशरी ने ट्रांसफॉर्म करा इन्वायरमेंटल इशू को कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में, स्पेशली आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए एंड कुछ केस लॉज का। तो अगर शुरू करो तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 है, आपको पता है, राइट टू लाइफ, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, जिसको इंटरप्रेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने टू इंक्लूड राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, जो ही कि हमारा क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। नाउ आर्टिकल 48A भी बोलता है, जो कि DPSP है, कि स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, स्टेट की जिम्मेदारी है। 51 सब क्लॉज G भी बोलता है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी की हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को। आर्टिकल 32 एंड 226 के थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन की पावर भी है, जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स एंड NGOs को कि वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं थ्रू PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारे तरीके हैं, है ना। एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, 48A DPSP है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, एंड 32 एंड 226 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू भी जुडिशरी हमारी ऑर्डर कर सकती है इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए। नाउ अब हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया जो स्कोप है आर्टिकल 21 एंड अदर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल राइट, और एक तरीके से 21 के अंडर ही इन्वायरमेंट को एक राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट लेके आ गए हैं, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। इसने इस्टेब्लिश करा एक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। खैर देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स क्या है। वेट अ मिनट, ये बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इसमें से हम एक दो तो एटलीस्ट याद रखेंगे। तो जैसे कि सुभाष कुमार वाला है, दैट इज़ कि इसमें बोला गया था कि राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एक पार्ट है हमारी राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू हेल्थी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये केस तो हमें याद रखना ही है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस, कहाँ गया कोई ऐसे MC मेहता केस में पल्यूटर पे का कंसेप्ट ये लेके आए थे कि जो भी पल्यूट करेगा वो पे भी करेगा उस चीज़ के लिए, राइट। तो MC मेहता एंड सुभाष कुमार, MC मेहता एंड सुभाष कुमार, MC मेहता एंड सुभाष कुमार, MC मेहता एंड सुभाष कुमार। इतना याद है बहुत है, इतना याद है बहुत है, ठीक है,
इतना याद है बहुत है, 2 केसेस बहुत है, MC मेहता, सुभाष कुमार, MC मेहता, सुभाष कुमार। सुभाष कुमार में क्या बोला कि राइट टू लाइफ का पार्ट है, एंड MC मेहता में क्या बोला कि हमें पल्यूटर पे करेगा। पल्यूटर पे का मतलब क्या है कि पल्यूटर जो भी गंदा कराएगा वो चीज़ों को पे करेगा, ठीक है। नाउ की डॉक्ट्राइंस क्या है जो इवॉल्व हुई हैं, तो वही पल्यूटर पे प्रिंसिपल कि पल्यूटर बियर करेगा कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड रिस्टोरेशन। अगर कोई इंडस्ट्री है वो गंदगी फैलाती है तो उस गंदगी को साफ़ करने में जो भी कॉस्ट आएगी, है ना, और चीज़ों को रिस्टोर करने में वो कंपनी ही बियर अप करेगी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिवेंट हार्म इवन इफ साइंटिफिक सर्टिनिटी इज लैकिंग। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिया कि हर काम में प्रिकॉशन लो। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, स्टेट इज ट्रस्टी ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ये कहता है जो पब्लिक है, ये कहते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन ये बोलती है कि जो स्टेट है वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि आप ओनर नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, केयर टेकर हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की। तो स्टेट की गवर्नमेंट एक केयर टेकर है कि वो लोगों की रिसोर्सेज की क्या करे, प्रोटेक्शन करे, ठीक है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी मतलब इन्होंने बार बार बोला है कि हमें बैलेंस बनाना है डेवलपमेंट एंड में एनवायरनमेंट में। अभी आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ से, जैसे कि अभी क्या आ रहा है, दैट इज़ जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, तो उस पर आए दिन जो है हमारे जजमेंट्स आती रहती हैं, ठीक है। तो पल्यूटर प्रे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3-4 कर लो, बहुत है, ठीक है। तो ये सारी डॉक्ट्राइंस भी बताइए ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जुडिशियल एक्टिविज्म पे। देखिए इसने क्या करा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाली ऑब्लिगेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है तो करना ही करना है। मतलब इसने एम्पावर करा सिटीजन्स को थ्रू PIL, क्रिएटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके तहत ही हमारा जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल भी क्रिएट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब मैं देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है मतलब जो भी जूरी की बातें हैं उनके प्रभाव से ही हमारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह लग पाए, राइट। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है, जूरिस मतलब लॉ एंड प्रूडेंटिया मतलब नॉलेज और विजडम, ठीक है, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस मीन्स अ स्टडी, फिलोसफी और थ्योरी ऑफ लॉ, हाउ लॉज आर मेड एंड इंटरप्रेटेड, बस बेसिक चीज़ है। सो ये इसने इनकरेज करा है, साथ में एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी है ना, पोल्यूशन लॉस से रिगार्डिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। तो मेन इम्पैक्ट क्या रहा इस जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म था जुडिशरी ने जो एक्टिव रोल प्ले करा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, इंपावर करा है सिटीजन्स को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट कराने में हेल्प करा, एंड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स किया ना। आप कुछ लिमिटेशंस या कुछ कंसर्न भी हैं इससे रिगार्डिंग। देखिए ओवर डिपेंडेंस ऑन जुडिशरी इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एक्शन। एक्चुअली में ज़रूरत ये थी कि ये जो काम है किसका, एग्जीक्यूटिव का है, तो यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल है नहीं एक्चुअली में, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर डिपेंड कर रहे हैं हम जुडिशरी पे। अगर हम जुडिशरी को एक तरीके से ऐसा टूल देख रहे हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। इम्प्लीमेंटेशन गैप, अभी भी तो एग्जाम्पल अभी दिया था ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए थे जो सिर्फ आप ग्रीन क्रैकर्स कर सकते हो बर्न, उसके अलावा नहीं, है ना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देती रहती है एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग। इम्प्लीमेंटेशन गैप, मैनी जजमेंट्स नॉट इफेक्टिवली इन्फोर्स, बहुत सारे जो है जजमेंट्स, अच्छी जजमेंट्स दी हैं और उनको इन्फोर्स नहीं किया। तो इम्प्लीमेंटेशन गैप तो एक, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी है वो तो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, साथ में देखिए डेवलपमेंट करनी है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अपने आप में ही क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण आए दिन बनता ही रहता है ना। वे फॉरवर्ड यही है कि आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे कि NGT, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। साथ में आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट एजुकेशन को, एंड अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, हर लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करो, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी के साथ क्या करो, बैलेंस करो ना। अगर मैं इन एजेंस मतलब समरी में लिखूँ तो सुप्रीम कोर्ट्स प्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन ट्रांसफॉर्म्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पॉलिसी गोल इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इससे पहले क्या था कि सिर्फ वो एक पॉलिसी के अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, आर्टिकल 21 के अंडर आ गया। दैट मीन्स ये अपना फंडामेंटल राइट है और एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दे दिया, गिविंग इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेमवर्क। और इसकी वजह से इंडिया के पास आज के टाइम में एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए। और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल जस्टिस बढ़ेगा। कोई तो रह रहा है AC में और कोई रह रहा है झुग्गी झोपड़ी में, गंदगी में, पोल्यूशन में, कोई रह रहा है साफ़ सुथरी हवा में। तो वहाँ पे भी तो जस्टिस नहीं है ना, सबको इक्वलिटी पे रखना था हमें। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस मीन्स कि हर चीज़ में जस्टिस। तो ये भी अच्छा कीवर्ड है। हमने कंप्लीट कर लिए, 4 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अच्छे से हमने जो थीम्स हैं उनको पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इस वीडियो को बार बार देखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट
केसेस हैं उनको रटना है और बाकी ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, फोमो में नहीं जीना है। जो आप कर रहे हो वो सबसे बेहतर है, यही हर एक टॉपर कर रहा है। दैट इज़ कि प्रीलिम्स की नॉलेज प्लस में मीन्स के जो थीम्स हैं जो आई हैं, साथ में जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है, एंड साथ में थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ना, यही चीज़ आपको नहीं आपकी नैया पार लगाएगी। सो बने रहिए, बी कंसिस्टेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डू दिस।